सरकार की यात्रा पश्चिमी चंपारण के दरुआबारी गांव से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री की यात्रा के पहले तैयारी अंतिम चरण में है। पूरा प्रशासनिक अमला उसी गांव में कैंप कर लोगों की समस्याएं भी सुन रहा है और तस्वीर बदलने में लगा है। वाल्मीकि की दूरी गांव किसी जमाने में दारू को लेकर चर्चित दरुआबारी गांव आज दारूबंदी को लेकर जाना जाता है। यही वजह है कि सरकार से पहले शराबबंदी करने वाले दरुआबारी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का दरुआबारी गांव से शुरुआत हो रही है, जहां पे हमारे दलदलिया पोखर जो है ऐतिहासिक पोखरा है। अल्लाह रुदल के समय का यह पोखरा, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसके बाद दलित बस्ती का भी भ्रमण करेंगे और जो गरीब है, भूमिहीन है, उनके लिए भी जमीन का कुछ व्यवस्था उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम के आने के पहले अधिकारी तालाब तक की तस्वीर बदली जा रही है ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना दिख जाए। तालाब का निरीक्षण करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगाए गए हैं और चारों तरफ से इस तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। तो इस दलदलिया पोखर पे आएंगे मुख्यमंत्री, के बाद इस गांव में जहां के लोगों, तो इस दलदलिया पोखर के साथ ही पूरे इस गांव को, दरुआबारी गांव को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। इतनी सुखद तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है। सरकार आपके द्वार जी सीएम की यात्रा के पहले अधिकारियों की पूरी दरुआबारी पहुंच चुकी। गांव में हर विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और लंबित कार्यों को युद्ध स्तर पर निपटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं गांव में जितने कुआं हैं उसकी तस्वीर बदली जा रही है। जल जीवन हरियाली के तहत सभी कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही गांव में जो भी खाद पड़ा पेवर ब्लॉक को चमकाने की कोशिश हो रही है और यहाँ हर विभाग की ओर से कैंप लगाया गया है और हर विभाग के अधिकारी इस गांव में लगे हुए हैं इस गांव की सूरत बदलने में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे, लोगों से वजह ही है इससे पहले अधिकारी हर उस समस्या का समाधान कर देना चाहते हैं जिससे उनकी किरकिरी ना हो। काश कि ये अधिकारी सालों भर ऐसे ही एक्टिव रहते तो बिहार की तस्वीर कब की बदल गई होती। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। दरुआबारी मायने को भी समझना जरूरी है। दरुआबारी बगहा जिले का एक छोटा सा गांव है और सबसे पहले दरुआबारी में शराबबंदी लागू हुई। गांव वालों ने स्वेच्छा से शराबबंदी की और शराब बनाने पर 20,000 के जुर्माने का प्रावधान लगाया। दरुआबारी में शराबबंदी के काफी दिन के बाद बिहार में शराबबंदी लागू हुई। शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के बहुत करीब है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के लिए दरुआबारी का खास महत्व है और दरुआबारी से यात्रा शुरू कर नीतीश शराबबंदी के पक्ष में बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि शराबबंदी से समझौता नहीं होगा। जहां होगी पूर्ण शराबबंदी वहां सबसे ज्यादा विकास होगा। एक तरफ दरुआबारी से यात्रा शुरू कर नीतीश कुमार बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ दरभंगा और नवादा में शराबियों ने हंगामा किया। दरभंगा में जहां एक शराबी खुलेआम पुलिस को धमकी देता दिखा, नवादा में बीच सड़क पर एक शराबी ने हंगामा किया और यही नहीं, मुजफ्फरपुर में प्रधान डाकघर में शराब की पार्टी ही कर दी। हम सामने में एक्शन नहीं ले तो फिर मर्द के बेटा नहीं दारू पिए छिए हम ई सब हम खिलौना समझे छिए। देख लीजिए साहब, ये शराबबंदी वाले बिहार का सच है। कागज में शराबबंदी और सड़क पर शराबी। ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। 2 घूंट अंदर क्या गई, इनके अंदर का शराबी जाग गया। फिर क्या था, पुलिस से लेकर सरकार तक को देख लेने की बात कहने लगे। पुलिस वाला का है
वायरल वीडियो दरभंगा का है। बताया जा रहा है कि जमालपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के दुर्गा मंदिर परिसर के पास इन शराबियों ने शराब पी, फिर हंगामा किया। और अंत में वहीं बेसुध होकर लेट गए। शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाती तस्वीर नवादा से भी सामने आई। नवादा सदर अस्पताल के करीब एक शराबी नशे में जमकर हंगामा करता दिख रहा है, वो भी बीच सड़क पर। ना तो इससे पुलिस का डर है और ना जेल जाने की चिंता। मुजफ्फरपुर के पोस्टमास्टर साहब तो इन शराबियों से भी 2 हाथ आगे निकल गए। प्रधान डाकघर को ही मैखाना बना डाला। मौका था नए साल के जश्न का। प्रधान डाकघर कार्यालय में धार्मिक आयोजन हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए डिप्टी पोस्टमास्टर ने शराब की पार्टी शुरू कर दी, जिसकी भनक आबकारी विभाग को लग गई। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की तो डिप्टी पोस्टमास्टर दीनानाथ प्रसाद शाह और पूर्व डिप्टी पोस्टमास्टर अभय कुमार वर्मा शराब के नशे में धुत मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और कैंपस के अंदर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, पार्टी करते पाया गया और झूम रहे थे। पार्टी में थोड़ा शोर शराबा हो रहा था और गुप्त सूचक ने जिनका नाम बताया था वो व्यक्ति वहां मौजूद थे और उनका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से हम लोगों ने जांच किया और जांच में दोनों के द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई। अब अगर शराबबंदी में यही सब देखना बाकी रह गया है तो फिर शराबबंदी का फायदा क्या? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, नवादा से अनिल विशाल और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। शराबबंदी में शराब के मायनों की समझिए। 2016 जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए तमाम जुगत लगा दिए गए। हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक से निगरानी की शुरुआत हुई। चौकीदार से लेकर दारोगा तक की जिम्मेवारी तय कर दी गई। बावजूद इसके बिहार में शराब की बिक्री जारी है। आबकारी और पुलिस विभाग कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन आए दिन शराब पकड़े जाने की खबरें आती हैं। शराब से मौत की खबर भी आती रहती है और अब तो खुलेआम शराब पीकर हंगामा की तस्वीरें भी आने लगी हैं। यानी शराबियों के ऊपर से पुलिस का खौफ खत्म होने लगा है। सवाल है कि ऐसे में शराबबंदी का क्या फायदा? आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी के बाद नोटबंदी की बात करते हैं। 2023 के पहले कामकाजी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट के चलन से को बंद करने का फैसला किया था। जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाले 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। जस्टिस नजीर 4 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। आठ नवंबर 2016, समय रात के 8 बजे। अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और देश के लोगों को उस सबसे बड़े फैसले की जानकारी दी जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जी, वो फैसला था नोटबंदी का। 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बंद करने का फैसला लिया था। फैसले के अगले ही दिन से बैंकों के सामने कई महीनों तक लंबी कतारें देखने को मिली थीं। सरकार के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थीं और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आर्थिक नीति को लेकर एक फैसला था जिसे बदला नहीं जा सकता। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच बातचीत के बाद हुआ था
दोनों में वाजिब सहमति बनने के बाद ही यह फैसला लिया गया है। जस्टिस नजीर के अलावा इस बेंच में जस्टिस गवई, जस्टिस बी.वी. नगरत्न, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम शामिल थे। इस फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से 2016 में नोटबंदी से जुड़े रिपोर्ट्स भी मांगे थे। सभी रिपोर्ट्स देखने और सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के हाथ से वो हथियार भी छिन गया जिसका इस्तेमाल बार बार केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर समझिए। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू हुई। 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। नोटबंदी के बाद खूब सियासी हंगामा हुआ। नोटबंदी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और नोटबंदी के फैसले को गलत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला सही था। नोटबंदी के पहले सरकार और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। नोटबंदी को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया में कहीं कुछ गलत नहीं था। केंद्र सरकार को संविधान और आरबीआई एक्ट ने अधिकार दिए हैं। अधिकार का इस्तेमाल करने से कोई बाधा नहीं बन सकता। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सरकार ने क्यों किया था नोटबंदी का फैसला। तो सरकार ने एक फैसले से 3 चीजों को टारगेट किया: जाली नोट, अवैध संपत्ति और आतंकवाद पर चोट। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले से रातों रात 10 लाख करोड़ रुपए चलन से बाहर हो गए। जिन लोगों ने कालाधन इकट्ठा किया था उनकी कमर टूट गई और आतंकवाद को बढ़ावा देने में जिस काले धन का इस्तेमाल होता था वही खत्म हो गया। एक बड़ी खबर आ रही है। 7 जनवरी की तारीख तक बंद रहेंगे पटना के स्कूल। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजधानी पटना के जो स्कूल हैं वो 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। 10वीं तक की क्लास नहीं लगेगी। ठंड को लेकर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। ठंड काफी बढ़ गई है। 7 जनवरी तक यह आदेश लागू होगा। सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया गया है। 10वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। इस सोमवार को भी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरियादियों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। सितंबर 2021 में पिताजी जनता दरबार में आए थे, फिर भी न्याय नहीं मिला तो 3 महीने बाद मुझे आना पड़ा। ये कहना है मुजफ्फरपुर से चलकर जनता दरबार में फरियाद करने पहुंची उस लड़की का, जिसके इंजीनियर भाई की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। सर, मेरे पिताजी भी आए थे सितंबर के महीने में जनता दरबार, लेकिन इनके भाई की हत्या कर दिया है और कार्रवाई भी जनता दरबार में आए थे। हाँ, पिताजी भी जनता दरबार में हाजिर। कब आए थे? सितंबर में आए थे। यहाँ आए थे जी। अच्छा, आश्वासन भी मिला था। महिला की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगवा दिया। सीएम ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो उस समय थे ही, आखिर जनता दरबार में उसे दोबारा क्यों आना पड़ा? काहे नहीं हो रहा है? तुरंत लिखवाइए। अब आप लोग रहे ही न होंगे जी। जब सितंबर में कोई आया और उस समय कहा गया तो उस समय से फिर एक्शन काहे नहीं हुआ? ये फिर दोबारा आई, इसको देखिए देखिए काहे ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको कह रहे हैं। आपको इसलिए हम भेज रहे हैं ना कि आप देखिए पूरा समूचा पुलिस। सीएम के जनता दरबार में मुजफ्फरपुर से ही एक महिला और पहुंची थी, जिसके बेटे की हत्या 2021 में कर दी गई। अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चा का हत्या कर दिया? बेटा का हत्या कर दिया। अच्छा, तो केस हुआ है, पकड़ा नहीं हुआ है, लेकिन किसी को कोई नामजद लोग को गिरफ्तारी नहीं हुआ। नरेश पासवान उस समय थे, किसी की कार्रवाई नहीं हुई। नामजद अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ। गड़बड़ किया, उसका नाम दिए। हाँ, हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। डीएसपी जो नरेश पासवान उस समय थे वो हमारे साथ अन्याय किए हैं।
महिला की शिकायत पर सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी आरएस भट्टी को फोन लगवा दिया। सीएम ने डीजीपी से कार्रवाई करने को कहा। आइए, मुजफ्फरपुर से महिला आई है, इसके बेटे की हत्या कर दिया, समझ गए ना। 2021 की बात, नाम भी दी है अभियुक्त का और किसी का गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है जरा दिखवाई तुरंत। हर सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और सीएम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आने के बाद भी अगर किसी को प्रशासनिक मदद ना मिले तो ये चिंता वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। नीतीश कुमार काफी दिनों से जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम में वैसे लोग पहुंचते हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनते हैं, अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश देते हैं। लेकिन सवाल है कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचता ही क्यों है? ऐसे मामलों को अधिकारी अपने स्तर पर क्यों नहीं लेते? क्योंकि अधिकारियों का काम ही है लोगों की समस्या का समाधान करना। मुख्यमंत्री तक फरियाद पहुंचने का मतलब है कि अधिकारी ध्यान नहीं देते और जनता दरबार में आने के बाद भी कार्रवाई ना हो तो और ज्यादा गंभीर बात है। आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में सम्मेद शेखर जी को जैन समाज का गुस्सा है। झारखंड ही नहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज होता जा रहा है। जैन धर्मावलंबियों के धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र सम्मेद शेखर जी को लेकर गहराया विवाद थमने का नाम है। झारखंड आश्वासनों के बावजूद जैन समुदाय की नाराजगी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक आंदोलन का दौर लगातार तेज हो गया है। जैन समाज का दावा है कि पारसनाथ पत्थर की बजाय तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे यही कहना है कि आप इसको पर्यटन स्थल ना घोषित करें, क्योंकि ये लोग जब हमारे यहाँ जूते पहनकर आ रहे हैं और हम इनके यहाँ जूते पहनकर जाएंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। अभी यहाँ सब सारे जितने भी खड़े हुए हैं वो सब कुछ चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपाकर कहीं ना कहीं वो ऊपर ले जाते हैं। पर्यटन स्थल का फर्क है, तो इसमें भाव का फर्क है। अगर जैसे मैं पर्यटन स्थल जाती हूँ, चाहे मैं गोवा जा रही हूँ, तो गोवा और सम्मेद शेखर जी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल में हमारा भाव है मौज मस्ती करने का, वहां हमारा ये भाव ही नहीं है। मैं भी गोवा जाती हूँ, पर मैं जब तीर्थ स्थान जाती हूँ सम्मेद शेखर जी, तो मेरे वो भाव नहीं रहते हैं। सम्मेद शेखर को जब से पर्यटन स्थल का दर्जा देने की खबर फैली है, तब से गुजरात और राजस्थान से लेकर दिल्ली विरोध प्रदर्शन का है। फैसले के खिलाफ जैन धर्मावलंबियों का गुस्सा दिन ब दिन भड़कता ही जा रहा है। हर तरफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। झारखंड सरकार ने भी सम्मेद शेखर को पवित्रता बरकरार रखने का आश्वासन दिया है, पर इस आश्वासन के बावजूद जैन समाज सड़क पर उतर आया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा शाश्वत तीर्थ सुरक्षित रहे, अन्य लोगों को इसमें न जाने दिया जाए, क्योंकि जूता चप्पल लेके जाते हैं, खाते, इसमें हम लोगों को भी परेशानी है। और सर यहाँ का जो लोगों का आना जाना है, वो जूते पहनकर आना जाना, अशुद्धि फैलना, वो चीज़ें सही नहीं है। ये धार्मिक स्थल है, इसको पर्यटक स्थल ना बनाया जाए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ओर जैन समाज का गुस्सा भड़कता जा रहा है, तो दूसरी ओर गिरिडीह पुलिस की ओर से सम्मेद जी शेखर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। जैन समाज के विरोध के मायने को समझिए। दरअसल जैन समाज से जुड़े तीर्थराज सम्मेद शेखर जी इन दिनों चर्चा में हैं। इसे पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के फैसले का विरोध हो रहा है। जैन समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जैन समाज का प्रदर्शन हो रहा है। सम्मेद शेखर जी को धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है। सम्मेद शेखर जी का महत्व भी समझिए। दरअसल सम्मेद शेखर जी पारसनाथ पहाड़ी पर हैं। सम्मेद शेखर जी जैन धर्म का पवित्र स्थल है। सम्मेद शेखर जी जैन तीर्थंकरों के मोक्ष स्थल हैं। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां मोक्ष प्राप्त किया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी यही मोक्ष प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज में गोमांस खाने से इनकार करने पर चंदन रविदास नाम के हिंदू युवक की पिटाई का आरोप लगा है। राधानगर के मोहनपुर की यह घटना है, जहां 31 दिसंबर की रात चंदन रविदास घर लौट रहा था। वहीं पर मिठुन शेख समेत 5 मुस्लिम युवक गोमांस खा रहे थे।
पांचों ने चंदन पर गोमांस खाने का दबाव बनाया। उसने मना कर दिया तो उससे गाली गलौज की जमकर धुनाई कर डाली। वो भागने लगा तो उससे बाइक से पीछा किया गया। कपड़े खोलकर नंगा कर दिया गया और जमकर पिटाई की गई। पीड़ित का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है।